हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली हमारे जीव विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, पीजीटी टीजीटी की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था आपको यूनिट वाइज में इसको पूरा कवर कराऊंगा। तो पहला यूनिट बहुत ही फास्ट हम चलेंगे कि हमें पता है कि आपने एमएससी लेवल तक की पढ़ाई की है, तो आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें ये होता है ना कि जस्ट आपने क्या करना है, एक अगर उसमें कोई भी धूल जमी हुई है तो हल्का सा उसमें पोछा लगाना है, हल्का सा कपड़ा मार देना है, तो वो जो धूल है हट जाएगी और फिर आप उसको ईजिली कैरी कर पाएंगे क्योंकि समझ पाएंगे। तो पहला मैंने आप लोगों को बताया था, आपने अगर सिलेबस ना देखा हो तो इसमें सर्च कर लीजिएगा या एक जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया कि आपने क्या क्या पढ़ना है और हम शुरू करेंगे वन बाय वन। तो पहला इसमें है पादप और जंतुओं में विविधता है, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसको आज हम सूक्ष्म जीव पर जो है ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, जिसमें आज हम वायरसेस को एकदम क्लियर कर बैठेंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे। वायरस के ए टू जेड क्वेश्चन, ए से जेड जो भी आता है, कहते हैं ना ए टू जेड हमें पता है, तो पता तो हर किसी को नहीं रहता, लेकिन फिर भी ए टू जेड हम पूरी तैयारी करेंगे कि ए टू जेड कवर हो जाए आप लोगों का। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें मानव तथा सूक्ष्म जीवों का छिपा संसार, मैन एंड द हिडन वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स, तो थोड़ा सा पहले हम ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट की हम शुरुआत करें तो सबसे पहला जो चीज़ आती है वो आती है थोड़ी हिस्ट्री, यानी कि शुरुआत कैसे हुई। अगर हम बात करें सूक्ष्म जो सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में जानना, ठीक है, वो हमने शुरू किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक्स द्वारा। अगर इन्होंने ही जो सबसे पहले मैं बात करूं खोज की थी, ठीक है, माइक्रोस्कोप बनाया था इन्होंने खुद, सेल्फ मेड सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था 1676 से 77, इस बीच इन्होंने ये सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने स्लाइड्स के द्वारा, ठीक है, कुछ जो है संरचनाएं देखी जिन्हें उन्होंने सूक्ष्म जंतुक नाम दिया। ठीक है, सूक्ष्म जीव उस समय नाम नहीं दिया था, उसमें जो उन्होंने नाम दिया था वो दिया था लिटिल एनिमैल्क्यूल्स। ठीक है, एनिमल्क्यूल्स। सो ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, तो मेन चीज़ें ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ और इसके बाद आएंगे क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में। इसी में मैं इंक्लूड करना चाह रहा था, लेकिन कई लोगों का पढ़ने का तरीका अलग होता है, वो सीधे क्वेश्चन आंसर में आते हैं, अपनी तरीके से आप पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत जो है नोट्स के माध्यम से थोड़ा बहुत तो बताना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि एक ब्रीफ रहे, उसके बाद जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो सबके लिए वो क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए उन्हें जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कई बार पूछा जाता है, तो वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, और हालांकि इन्होंने काम जो शुरू किया था 16th आप कह सकते हैं सेंचुरी में या 17th सेंचुरी में ये काम शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें उस समय विज्ञान इतना प्रगतिशील नहीं था जितना आज के समय में है। तो आपको पता है उनके लगभग 2 दशक बाद, ठीक है, 18वीं 19वीं जो शताब्दी में लुईस पाश्चर का नाम भी आपने सुना होगा, अभी इनका नाम काफ़ी आएगा अगर आप सूक्ष्म जीव की बात करें। तो इन्होंने ही विविधत जो विज्ञान के रूप में पढ़ाई जो शुरू करी, या अपने अनुसंधान, अपने रिसर्च जो शुरू करी, वो एक मेथड जो दिया था लुईस पाश्चर ने। ठीक है, तो 19th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, तब लुईस पाश्चर ने ही इस विज्ञान को आगे बढ़ाया था। ठीक है, हालांकि काफ़ी काम जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं था। फिर जो मेनली डिजीज़ेज़ आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि वायरस से होने वाली हैं, बैक्टीरिया से होने वाली हैं, इनमें कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है। तो आज आपका ये कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। तो डिजीज़ेज़ बाय वायरस हैं, इसमें आता है चेचक, स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, पीच ज्वर, येलो फीवर, खसरा, मेजल्स इन्हें बोलते हैं, पोलियोमाइलिटिस इसका अंग्रेजी में नाम है, गलसुआ, मम्स, अलर्क रोग, रेबीज़। ठीक है, और रेबीज़ का जो रोग है इसकी जो जानकारी है वो दी थी लुईस पाश्चर ने 1885 में। वो कुत्ते में जो पागलपन, कुछ कहते हैं ना, कुत्ता पागल हो गया, उसी काटने से जो है रेबीज रोग होता है। ठीक है, पागल कुत्ते पे ही वो अपना शोध कर रहे थे, तो उन्होंने ही जो है इस जो है बीमारी का पता लगाया था। ठीक है, 1885 में। ऐसे डेंगू भी जो है एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य रोग हैं, इसके अलावा HIV एड्स वगैरह भी क्या है, वायरस जनित रोग है। फिर बात करते हैं डिमिट्री इवानोस्की की, यानी डी इवानोस्की की। अगर वायरस की बात करें और इनका नाम ना आए तो ये बहुत ही
कह सकते हैं कि गलत होगा एक तरह से, क्योंकि डी वानोस्की 1892 में यही जो है मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको, यानी कि जिसमें पत्तियां चितकबरी होकर मुरझा जाती हैं, ठीक है, तो उसका पता लगा रहे थे कि ये इस रोग इसमें हो किस कारण है, ठीक है। तो इन्होंने ही सबसे पहले वायरस को खोजा था। तो कैसे खोजा था इन्होंने? इन्होंने क्या किया कि जो ये पत्तियां थीं, ठीक है, इनका एक मिश्रण बनाया, ठीक है, और उसको एक पाउडर फॉर्म में करके फिर उसको छाना, ठीक है, पानी से छान कर जितने भी उसमें बैक्टीरिया थे, ठीक है, बैक्टीरिया थे उसे अलग कर दिया, बैक्टीरियाओं को मार दिया या अलग कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो घोल बना था उसको स्वस्थ पत्तियों में छिड़का, ठीक है। तो फिर उन्होंने देखा कि फिर भी पत्तियां जो है फिर से मुरझा चितकबरी हो गई, ठीक है। तो मोज़ेक डिजीज़ फिर भी पाई गई। तो उन्होंने ये पता लगाया कि जीवाणु से भी कोई अति सूक्ष्म अन्य कोई संक्रामक इस तरह का जीव है जो एग्जिस्ट करता है अर्थ में। तो उन्होंने ही सबसे पहले फिर ये बताया कि वायरस जो है एक है, लेकिन हालांकि उन्होंने उस समय उसे नाम नहीं दिया था वायरस, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या है इसका आगे का हिस्ट्री। तो 1898 में, ठीक है, जो बीजे रिंक है, ठीक है, बीजे रिंक ने जीवित तरल संक्रामक इसको कहा था। इन्होंने जो है एक साथ डी वन ऑस्किस के साथ जो है काम किया था, तो इन्होंने दोनों ने साथ में मिलकर इसको कॉन्टेजियम विवम फ्लूडम बोला था, ठीक है, जीवित तरल संक्रामक बोला गया था। फिर लैंडस्टीर और लैंडस्टीनर आपने नाम सुना ही होगा, जिन्होंने ब्लड ग्रुप खोज की थी और नोबेल प्राइज़ भी इसके लिए मिला था। तो ये चीज़ें रिलेट होती हैं दोस्तों, अगर एक वैज्ञानिक ने एक से अधिक काम किए तो इसको आप लोग ज़रूर आपस में रिलेट करके पढ़िए। तो हम बात करते हैं लैंडस्टीनर और पोपर की, ठीक है, 1909 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें पोलियो डिजीज़ की जो डिस्कवरी किसने की थी? इन्होंने की थी। कुछ कॉमन क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही फिर जैसे जैसे वायरस में काम आगे बढ़ता रहा तो 1911 में, ठीक है, पीटर रॉस ने सार्कोमा, ठीक है, जो कैंसर होता है मुर्गियों में कैंसर की खोज की थी। सार्कोमा नामक डिजीज़ इसको नाम दिया था। एक तरह का कैंसर होता है जो मुर्गों में पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी खोज भी की थी। ये भी एक वायरस के द्वारा ही होता है। तो वायरस से लगभग सभी प्रकार के रोग होते हैं जिसमें कैंसर भी शामिल है। अब हम बात करेंगे वायरसों की प्रकृति एवं वितरण की, नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरसेस, ठीक है। 1935 में हम पहुंच रहे हैं। देखिए मैं आपको हिस्ट्री से आगे को बढ़ा रहा हूं दोस्तों कि जैसे जैसे काम आगे चला। तो 1935 में, ठीक है, डब्ल्यू एम स्टेनले का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले जो है टीएमयू जो वायरस है, ठीक है, टोबिको मुझे एक वायरस, ठीक है, नाम मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताना भूल गया कि इसमें जो नाम दिया उन्होंने, ठीक है, डी वन उसकी ने खोज की थी वायरस की और उन्होंने नाम दिया था टीएमवी, ठीक है, टोबिको मोजेक वायरस, क्योंकि वो टोबिको लीव्स को अफेक्ट करता है। तो इसी का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? सबसे पहले डब्ल्यू एम स्टेनले ने, और इसी के लिए उन्हें 1946 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि वायरस क्या है, नॉन लिविंग पार्टिकल्स भी हैं। उनके इस क्रिस्टलाइजेशन करने से ये प्रूव हो गया कि ये नॉन लिविंग भी है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों इन्हें हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यूग्लिना को ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बीच में, ठीक है, स्वपोषी और परपोषी या कहें कि प्लांट और एनिमल्स के बीच की कड़ी बोला जाता है, संयोजी कड़ी बोला जाता है यूग्लिना को। ऐसे ही वायरस भी क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों फॉर्म्स में रह सकते हैं, ठीक है। निर्जीव पड़ा रहेगा, ठीक है, जब तक ये किसी लिविंग टिश्यू को इफेक्ट नहीं करता, बाहर ऐसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही ये उस समय इसमें ग्रोथ भी नहीं होती, इसलिए इसका नॉन लिविंग फैक्टर है। लेकिन जैसे ही ये किसी आप कहें कि मान लीजिए किसी लिविंग बींग्स में घुस गया, ह्यूमंस में आ गया, तो फिर इसकी ग्रोथ होने लग जाती है, यानी कि ये फिर जो है रिप्रोडक्शन करने लग जाता है। तो इस तरह से इसे वायरस और नॉन लिविंग नॉन वायरस सॉरी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में रखा गया है। और एक और मुख्य बात मैं बताना चाहूँगा कि इसे जो इनके इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, जब ये किसी को लिविंग टिश्यू को जब इफेक्ट कर लेते हैं, उनको वेरियंट्स बोला जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। इन्फेक्शियस पार्टिकल को वायरॉन्स या वेरियंट्स जो भी आप बोलना चाहें वो बोला जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो फिर जो है ये इनकी खोज के द्वारा ही नॉल एंड रस्का ने जब 1934 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, फिर ये विज्ञान काफ़ी आगे बढ़ गया। वायरस की स्टडी करना काफ़ी आसान हो गया इनके बनाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से, ठीक है। फिर स्टडी ऑफ वायरस आपको पता है कि वायरोलॉजी कहा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए।
अब हम बात करेंगे वायरसों के कुछ संरचनात्मक लक्षण क्या है। ठीक है, इनका साइज जो होता है वो मैं बताऊं आपको कि 0.02 म्यू से 0.35 म्यू के बीच में होता है। ठीक है, तो ये जो है इनका बिटवीन प्रोटीन पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया, ये जो साइज है इनका, एक छोटा सा प्रोटीन पार्टिकल की मैं बात करूँ तो ये उसका साइज होता है 0.02 म्यू, और एक बैक्टीरिया जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया उसका साइज भी लगभग 0.35 म्यू है, तो उसके बीच में ही इनका जो है साइज होता है। शेप एंड सिमेट्री की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में जो वायरस पाया जाता है वो मेनली फिलामेंटस होता है। ठीक है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस है, TMV इसकी शॉर्ट फॉर्म है। एनिमल में ये आपको फिलामेंटस भी मिल सकता है या राउंड शेप पे मेनली मिलता है, जैसे कि बॉयलो का वायरस। अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर्स भी इनके। फिर केमिकल कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो बॉर्डन और प्राइस ने पायरी ने 1937 में सबसे पहले जो पता लगाया कि वायरस पार्टिकल्स क्या हैं, RNA और प्रोटीन में पाया जाता है वायरस पार्टिकल्स में। ठीक है, और नॉर्थरॉप ने इस स्टडी को आगे बढ़ाया बैक्टीरियोफेज में, सेम थिंग देखी, सेम चीज़ देखी नॉर्थरॉप ने 1938 में। ठीक है, तो इससे क्या साबित हुआ, ऐसा साबित हुआ कि वायरसेस आर द पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स और न्यूक्लियो कैप्सिड। ठीक है, आपको पता है कि इनकी जो मेनली प्रोटीन की लेयर होती है वो कैप्सिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, उसको नाम दिया गया कैप्सिड को, और बहुत सारे कैप्सिड एक साथ मिलकर कैप्सोमेयर बनाते हैं, जो मेनली जो है एक प्रोटीन लेयर है। ठीक है, फिर प्रोटोप्लाज्म इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इनमें ग्रोथ भी नहीं होती, प्रोटोप्लाज्म में जो है इनमें नहीं पाया जाता है, वायरस का एक पिक्यूलर करेक्टर है। फिर इसके बाद कुछ और सूक्ष्म जीव की बात करें, वायरॉइड्स और प्राइम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टीओ डेनर ने, ठीक है, टीओ डेनर ने 1971 में ये बताया कि वायरस से भी छोटे कुछ इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें उन्होंने वायरॉइड्स नाम दिया। फिर बात करते हैं DC गैजुडेस्क ने। ठीक है, DC गैजुडेस्क ने जो है 1968 में ये पता लगाया कि वायरॉइड से भी छोटे कुछ प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं, जिन्हें कुरू डिजीज़ या पार्किंसन डिजीज़ जो होती है। ठीक है, मेनली जो एक तरह से का पागलपन की डिजीज़ जो है वो इस वायरस के, इस प्रोटीन पार्टिकल के द्वारा होती है, तो उन्होंने बताया कि प्रायॉन्स उनको नाम दिया गया। ठीक है, 1985 में फिर प्रूसनर ने बताया कि जो प्रायॉन्स है वो प्रोटीन के ही पार्टिकल है। ठीक है, ये बताया था हमें प्रूसनर ने 1985 में। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें थीं जो आज हमने कवर की हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आया होगा। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग का जितना भी वायरस से रिलेटेड है वो क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको ऐसे ही विषाणुओं के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो अगर ध्यान से अगर आप इसका सिलेबस देखें, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जो है सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, उनके जो मेनली संरचना, ठीक है, संरचना, उनके आकार और उनके प्रकार, क्या क्या रोग होते हैं उनसे, उनका लाइफ साइकिल किस तरह का होता है, इस तरह की जो है आपने पढ़ना है। तो ये थे कुछ स्ट्रक्चर भी। ठीक है, अगर आप बात करें बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, A में देखिए और B में देखिए इन्फ्लुएंजा है, C में हर्पीज़ है, D हर्पीज और पोलियो वायरस सेम ही आकार के होते हैं, और D में जो है आपका पोलियो है। ठीक है, C में हर्पीज़ है, D में पोलियो का वायरस है। तो आप देखेंगे कि मेनली डबल हेलिक्स जो है मॉडल में पाए जा रहे हैं, और बैक्टीरियोफेज जो है कुछ क्षणनुमा आकार का है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, इसलिए मैं आपको क्लास को यहीं पे समाप्त करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर के साथ आएंगे। अगर आप लोग इस तरह से स्टडी भी करना चाहते हैं आगे भी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।